बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 कृषि अध्याय का चौथा भाग और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद मैं इस चैप्टर से संबंधित जो मानचित्र कार्य है उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रेषित करूंगा। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक है वह कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादन में क्या योगदान है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान यदि 1951 से देखेंगे और 2010-11 तक, तो वह जो है लगातार घटता रहा है। लेकिन आज भी 52% जनसंख्या अपने रोजगार और आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है। और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो कम होता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट लाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि बहुत सारे कृषि उत्पाद दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं और समाज के लिए भी यह जो है चिंता का विषय है। तो कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक अब तक बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। जैसे भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके बाद पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई। बागवानी के विकास के लिए मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के भी क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक प्रश्न दिया गया, इसको भी ध्यान से देखिएगा और सोच करके आपको इसका उत्तर लिखना है कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। तो निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे कारण होंगे। भूजोतें छोटी होती जा रही हैं, कृषि लागत में वृद्धि हो रही है, उत्पादन अपेक्षित नहीं है और जो सरकारी सहायता है वो भी अन्य देशों की तुलना में कम है। इससे परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल है और भी बहुत सारे कारण जो कि आप सोचकर लिख सकते हैं। तो आप जो है इसमें एक तालिका देखिए, ये दी गई है, ये तालिका है जिसमें 2013, 14, 15 और 15-16 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, उद्योग, सेवाएं सबका जो है योगदान दिया गया है। इसको आप समझिए। कृषि का आपको विशेष तौर पर समझना है कि 2013-14 में जो सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की बात है तो उसमें कृषि के उत्पादन में 4.2% की वृद्धि हुई थी। लेकिन 14-15 में ये -0.2% यानी वृद्धि क्या, इसमें कमी महसूस की गई। फिर 15-16 में आप देख रहे हैं 1.1% की वृद्धि महसूस की गई। इसके अलावा उद्योगों और सेवाओं का भी है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कृषि सेक्टर में विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत
बढ़ती जा रही है और कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी कृषि पर हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार भी कम होता जा रहा है। तो किसान कृषि में पूंजी निवेश कम क्यों कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि आपके देश में किसान जो कि बैंक से या अन्य साधनों से ऋण प्राप्त करके खेती करता है और जब उसकी फसल खराब हो जाती है या उसके फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वो तनावग्रस्त भी हो जाता है और कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसान देश में आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर किसानों की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अभी सुलझाना है और सुलझाने का एक ही तरीका है, जैसा कि आपके देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि गांव के हर वर्ग स्वयं ही जो है कुछ स्वरोजगार, कृषि से हटकर कुछ रोजगार करें और वह आत्मनिर्भर बने, तो पूरा देश जो है कि आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो स्वतंत्र भारत की जो कल्पना है, जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव टॉपिक देखते हैं। आखिरी टॉपिक है इस अध्याय की। तो बच्चों, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश से जुड़ा हुआ होना या हम वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं वैश्वीकरण के अंतर्गत, तो यह कोई नई घटना नहीं है। आप इतिहास उठाकर देखिए, वैश्वीकरण आज ये कोई नई घटना नहीं है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि 19वीं सदी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को मसालों की खेती करने के लिए, मसालों की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और आज भी, पहले भी और आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वैश्वीकरण कोई नई चीज़ है? इसके अलावा देखिए कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में वे निर्यात करते थे। मैनचेस्टर और लिवरपूल, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही मशहूर है, वो भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर निर्भर था। उसी के बदौलत वहाँ सूती वस्त्र उद्योग फला फूला। आप बिहार में चंपारण आंदोलन के बारे में जानते हैं। वह आंदोलन जो है नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को लेकर था। और आपको पूरी तरह से याद होगा कि आपके देश में नील की खेती करने के लिए अंग्रेज भारतीय किसानों को मजबूर किया करते थे। तो नील की खेती के द्वारा जो नील प्राप्त होती थी वह जो है इन्हीं जगहों पर मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो सूती वस्त्र उद्योग थे उनके लिए ही भेजते थे। और 1990 के बाद
के जो वैश्वीकरण की बात की जाती है, उसके तहत जो है आप देखेंगे कि भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना आज के समय में करना पड़ रहा है। जैसे कि चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक भारत है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उन विकसित देशों में कृषि को यानी किसानों को सरकार आपके देश के तुलना में ज़्यादा सब्सिडी देती है, ज़्यादा सहायताएं देती है। इसलिए वहाँ पर कृषि करना और बड़े पैमाने पर उत्पादन को निर्यात करना आसान है। वहाँ कृषि लागत कम आती है क्योंकि सरकार जो है सहायता करती है। लेकिन आपके देश में, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके देश में सरकार सहायता नहीं करती है, मैं तुलनात्मक रूप से बता रहा हूँ कि दूसरे देशों में ज़्यादा सहायताएं किसानों को दी जाती हैं। तो आज जो भारतीय कृषि है वो दोराहे पर खड़ी है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो क्या करना होगा? तो सबसे पहला काम करना होगा कि सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। सीमांत किसान जिनके पास बहुत ही कम खेत हैं, बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं या नहीं के बराबर हैं, उन पर उनकी स्थिति को, उनके हालात को सुधारना पड़ेगा। दूसरा देखिए कि हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा तो किया, लेकिन आज यह कहीं अपने वादों से ज़्यादा विवादों में घिरी है हरित क्रांति। क्योंकि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इसलिए ऐसी हरित क्रांति जैसी दूसरी क्रांति जिसमें कि अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग हो, सिंचाई के साधनों का प्रयोग हो, वो जो है कि लाना या उसको लॉन्च करना जो है उतना उपयुक्त महसूस नहीं होता है। क्योंकि जो क्रांति, हरित क्रांति पहले लाई गई थी वो अपने आप में एक विवादित हो गई। तो अब आज की स्थिति में फिर क्या होना चाहिए? आज की स्थिति में जीन क्रांति शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, तो जीन क्रांति लाना पड़ेगा। जीन क्रांति के अंतर्गत हमें बीजों को जेनेटिकली ऐसे रिफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसे संशोधित करना पड़ेगा ताकि वो कम सिंचाई में, कम उर्वरक या खादों के उपयोग से भी अधिक से अधिक पैदावार और कम समय में पैदावार अधिक से अधिक हो सके। तो नई जो संकर किस्म की बीजों के आविष्कार की बात है वो आज के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और वास्तव में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो कार्बनिक कृषि है, वो आज के समय में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और बच्चों, आपको ये पता होगा कि आज के समय की जो मांग है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, सतत पोषणीय विकास का है। यानी पर्यावरण को बिना नुकसान किए, बिना नुकसान पहुंचाए हमें विकास की बात सोचनी है। इसलिए ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ खाद्यान्नों की खेती करने से किसानों की जीविका चलना आसान नहीं है। वो अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो एक आंकड़ा भी देख लीजिए कि भारत में 83.3 करोड़ लोग
लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। यानी औसतन एक व्यक्ति के हिस्से में आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। तो जब इतनी कम भूमि आती है तो वो यदि सिर्फ अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन करेंगे तो कैसे उनकी आजीविका चलेगी, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो इसके लिए फिर क्या उपाय है कि भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए, यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप को रोटेट करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। जैसे फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों जिसमें जट्रोफा और जोजोबा की बात की जाती है, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और इसकी तुलना में जो फल, औषधियाँ हैं, बायोडीजल फसलें हैं, फल फूल और सब्जियां हैं, वो किसानों की आय में ज़्यादा वृद्धि करेंगी। तो भारत में चूँकि जलवायु की विविधता है और हम सभी तरह की फसलें उगा सकते हैं, इसलिए किसानों को चाहिए कि वे सिर्फ चावल, गेहूं या गन्ने पर निर्भर न होकर अन्य फसलों का भी उत्पादन करें। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न भी दिया गया है कि क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं। तो भारत में ख़ास तौर पर जो कॉमर्शियल क्रॉप है काटन, बीटी काटन का प्रयोग होता है, बीटी बैगन का भी प्रयोग होता है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा विवादों में हो गया। जीएम जो मस्टर्ड है, सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों की बात की जाती है, उसका भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन अभी व्यापक रूप से प्रयोग यदि देखेंगे तो काटन, बीटी काटन का ही प्रयोग होता है। अब आखिर में है कि अनाज के स्थान पर, इसको ध्यान से देखिए, अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे। यानी इन 3 देशों में ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाया जाता है और खाद्यान्नों की खेती कम की जाती है। ये देश खाद्यान्नों का आयात करते हैं। तो जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज, तो निर्यात करके खाद्य पदार्थ वो आयात करते हैं। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं या यह करने के लिए तैयार हैं? इस पर आपको एक वाद विवाद करना है। चूँकि क्लास चल नहीं रही है, आपको अपने मन में ही सोचना है कि क्या भारत जैसे विशाल देश में चिली, इजराइल और इटली की जो व्यवस्था है उसको अपनाया जा सकता है। क्या हम इससे अपनी खाद्य सुरक्षा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इतने अरबों लोगों का पेट भरना है तो हमें तो खाद्यान्नों का उत्पादन करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए हिंट है, बाकी आप सोचकर इसका उत्तर निकालिएगा। इसके बाद बच्चों इसमें ये प्रश्न उत्तर है। ये प्रश्न उत्तर जो है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया, कर लेंगे। थोड़ा सा कुछ अन्य प्रश्नों पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले मानचित्र के बारे में बताएंगे आपको, फिर कुछ प्रश्न उत्तर को भी बताएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।